पिछले लैक्चर च कैमिकल कोआर्डिनेशन का थोड़ा बेसिक जोड़ा कॉन्सैप्ट सी वो क्लीयर किया सी। जोड़ा ये चैप्टर है कैमिकल कोआर्डिनेशन मैं स्टार्ट क्लास च बोलिया सी कि +1 का टॉपिक है, +2 का नहीं है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर का बहुत कुछ बेसिक जिन्ना रिक्वायर्ड सी वो +2 च कम आना, इस करके मैं उन्होंने जिन्ना रिक्वायर्ड सी करवाता है। तो हुण असीं बेटा मेन जो चैप्टर जो +2 सिलेबस का पार्ट है बोर्ड एग्जाम भी आएगा, नीट भी आएगा ही आएगा, दैट इज़ रिप्रोडक्शन यूनिट। और रिप्रोडक्शन यूनिट के 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, फिर आएगा रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन, एक आएगा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कुछ पोर्शन मैं जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जड़े साढ़े जूलॉजी चाहते उन्होंने रिलेटेड है वो मैं पोर्शन कराऊंगा, बॉटनी वाला उत्तम सर करवाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सारा ऑब्वियस है मैं ही कराऊंगा, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सारा मैं ही डील करूँगा। ठीक है, तो आज यूनिट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट के जो फर्स्ट मैं डिस्कस करने लगा हूँ दैट इज मैं नाम भी चैप्टर का बात है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम सबने की करना है कि अपनी कॉपी के इस चैप्टर का नाम, ठीक है, तो पिछले लैक्चर जिन्हें दसिया है कि नाम आप कॉपी नोटबुक वगैरह बनावांगे सो दैट कि भी सानू लेटर ऑन दिक्कत ना आए। अब तुहानू सारे नोट्स मेल करते गए हैं, इस चैप्टर तो सारे नोट्स मेल करते गए हैं, मैं तुहानू दिखाना वा। तो आई थिंक विजिबल है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये कुछ जिवें तुसीं देखा होगा मैं अपने हाईलाइट किया है, मैं दोबारा भी नोट्स दिखाऊंगा। तो तुसीं 2 चीज़ां कर सकते हो, जिन्होंने को प्रिंट आउट बाहर आ गए हैं ये निकाल लिए प्रिंट आउट, वेल एंड गुड, वो यदि फोटो क्लिक करके, ठीक है जी, जो मैं डिस्प्ले से दोबारा दिखाऊंगा तो उन्होंने अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर सकते हो। ये मैं कुछ पेन भी मार्किंग करूँगा, कुछ बोलूँगा भी, क्योंकि क्लास च होंगे तो किसी बच्चे की ड्यूटी लगनी सी, हुण पॉसीबल नहीं है, तो फिर मैनू ही यदि मेहनत करनी पेगी सो दैट कि भी तुहानू बेनिफिट हो सके। तो पहले क्वेश्चन जो माइंड से आता भी व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, हालांकि आंसर मैं इतने लिखा है वो नोट्स भी देखेंगे। तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो +1 भी आप पढ़ते हैं कि भाई डेथ इज वेरी सडन, होनी होनी, तो आजकल तो वैसे बहुत हो रही है ड्यू टू कोविड। तो हाउ स्पीशीज इज मेंटेन्ड, तो आंसर इज वेरी सिंपल, इफ डेथ इज वेरी सर्टन तो स्पीशीज इज मेंटेन्ड विद बर्थ। तो बर्थ किस तरह होंगे, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, तो डेथ इज वेरी सर्टन। अब क्वेश्चन एक आना चाहिए है कि भी +1 के स्टार्ट कुछ सुनिया हो, कुछ माइंड च याद आ रहा हो, थोड़ा कोशिश करो, मैं तो आंसर दे नहीं लगा है, क्लास होंगे तो मैं तेरे को पूछना सी। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिन्हों की डेथ नहीं होंगी या उन्होंने इमोर्टल कह देंगे। इमोर्टल का मतलब ही वही होता है कि डेथ नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। तो ऑब्वियसली कई याद आ गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हालांकि यदा काफ़ी डिस्कशन +1 के स्टार्ट से चली सी, थोड़ा जहा इन फिर डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जड़े है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिमें एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा। अब अमीबा 1 तो 2 हो गए, 2 तो 4 हो गए, 4 तो 8 हो गए, एंड सो ऑन। एक अमीबा डिवाइड्स इनटू 2। तो अगर याद हो जिन्होंने +1 बिगिनिंग की लैक्चर ज्वाइन किए हुए तो क्लास काफ़ी विस्तार से डिस्कशन हुई सी
कि डेथ में क्या होना जरूरी है। यस, डेड बॉडी। अब एक अमीबा दो च डिवाइड हो गया तो पेरेंट तो है ही नहीं। ये ਜਿਹੜੇ दो ऑर्गेनिज्म है जो एक पेरेंट तो आए हैं, ये हुण अगर क्लास च याद होवे वो इस तरह हस के गल चली सी कि बच्चे को अपने मम्मी डैडी मिलणगे ही नहीं। क्यों सर, अब यदि जी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सी दैट इज लॉस्ट। तो क्या इनू डेथ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहांगे, क्योंकि डेथ लिए डेड बॉडी होना जरूरी है। अब कितनी डिफरेंट अजीब जी चीज़ है कि डेथ इन्हें कहना नहीं है, ठीक है ना, और इमोर्टल भी कहता। अब क्योंकि डेड बॉडी नहीं है इस करके डेथ हो ही नहीं, तो इस करके इमोर्टल कह देंगे। दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती नहीं है? तो अगेन अगर याद हुए तो आंसर सी यस हो सकती है। किस तरह? एक्सीडेंटल डेथ। तो क्लास इस तरह गल चली थी कि मान लो बाई चांस पैर के नीचे अमीबा आ जाए, तो वैसे हुण क्लास तो नहीं है, माहौल नहीं बन सकता, पर बेटा पैर के नीचे अमीबा नहीं आ सकता क्योंकि अमीबा इज एक्वेटिक, ठीक है ना। तो अगर आप गल करिए कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ नहीं होती, तो बिल्कुल एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, लेकिन रूटीन क्या होंगे है, दे गो ऑन डिवाइडिंग। तो इसका मतलब यह हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर सेल डिवीजन याद है तो अमीबा च क्या हुई? माइटोसिस, और दो च डिवाइड हो गया। तो इत्थे इन्हां दे रिप्रोडक्शन का मोड क्या हो गया? माइटोसिस। लेटर ऑन अपना ऐसे चैप्टर पढ़ांगे कि साडे जो गमीट्स बनते हैं वो मियोसिस ना बनते हैं। तो ਜਿਹੜੇ इस केस ऑर्गेनिज्म एक तो दो होए है जिन्होंने आप बाइनरी फिजन भी कहते हैं, दैट बेसिक मोड ऑफ जड़ा डिवीजन है माइटोसिस है। तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ब्रॉडली रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। हुण इत्थे मैं एनसीईआरटी क्यों लिखा है? क्योंकि थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ है कि नहीं है करना तो एनसीईआरटी है। देखो पहले तो ये ठीक है बिल्कुल, ब्रॉडली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एक्चुअली जो रियलिटी च डिफरेंस होता है सैक्सुअल और एसेक्सुअल च, वो गैमीट्स को लैके होता है कि एसेक्सुअल च गैमीट्स नहीं बनते और सैक्सुअल च गैमीट्स बनते हैं। बट बिकॉज एनसीईआरटी दे विच जो प्राइमरली जो जिन्होंने मेन एसेक्सुअल और सैक्सुअल च डिफरेंस क्या गया, वो क्या कह गया? सिंगल पेरेंट एंड टू पेरेंट। इसे करके इन्होंने थोड़ा बड़ा करके भी लिखना है, मैं भी इसलिए लिखा हुआ है। तो सिंगल पेरेंट एंड टू पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट देखो बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ है कि जो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होएगा तो ये मियोसिस होने के चांस फिलहाल क्या लग रहा है कि नहीं होंगे। गमीट की मिक्सिंग नहीं होएगी, गमीट की मिक्सिंग नहीं होएगी, सिंगल पेरेंट होएगा तो ऑब्वियस है वेरिएशंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये ड्रॉबैक अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मेजर डिफरेंस क्या आ गया? सिंगल पेरेंट एंड टू पेरेंट्स। अब नेक्स्ट, विद और विदाउट गमीट फॉर्मेशन। इत्थे आके थोड़ी जी दिक्कत आ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम सोचोगे भी ये तो कह रहे थे कि गमीट नहीं बनते। तो अगेन एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पैना, नीटली भी बोर्डली भी। और इत्थे क्या लिखा है? ऑलवेज। इत्थे विद और विदाउट, और इत्थे क्या हो गया? ऑलवेज गमीट फॉर्मेशन, गमीट बननगे। अब एक चीज तो श्योर होगी, जो गमीट्स बननगे तो रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज। अगर टू पेरेंट्स है सॉरी, तो डेफिनेटली गमीट्स पक्का बननगे, क्योंकि इत्थे लिखता गया टू पेरेंट्स, ऑलवेज गमीट फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज सेक्सुअल। हुण ऐसे चीज एक वर्ड मैं इत्थे लिखा है पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि ये ना बड़ी कंट्रोवर्सी है कि पार्थिनोजेनेसिस को प्लेस किथे करना है। अगर तुहानू मीनिंग क्लियर है तो तुसीं आपे प्लेस कर लो, मैं की सिखाना है, तुसीं आपे कर सकते हो। पार्थिनोजेनेसिस, वैसे पार्थिनोजेनेसिस का जो लिटरल मीनिंग होता है वर्ड है पार्थिनोस। पार्थिनोस मतलब वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। वर्जिन बर्थ, वर्जिन का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ च कोई सैक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी ना होया होवे
विदाउट एनी सैक्सुअल कॉन्टैक्ट उन्होंने आप कहते हैं वर्जिन। तो अगर बिना सैक्सुअल कॉन्टैक्ट के किसी बच्चे को कोई बर्थ देता है या कोई फीमेल एग लेज करती है तो उन्होंने आप किस कैटेगरी च रखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर है, दोबारा बोल देना, पार्थिनोस वर्जिन जेनेसिस बर्थ। अगर विदाउट एनी सैक्सुअल कॉन्टैक्ट कोई फीमेल एग्स ले कर रही है या बच्चे का बर्थ हो जाता है तो उन्होंने आप किस कैटेगरी च रखेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। तो अगर थोड़ा मैं होर डिटेल है भी एक फीमेल तो एग है कोई विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म च डेवलप हो गया। तो अब इस फिनोमिना को पार्थिनोजेनेसिस कहता है। अगर मैं कहूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब ना तो पहले इधर आके वापस देखते हैं तो कितने पेरेंट इन्वॉल्व देखो फ्रॉम फीमेल, ऐसा मतलब क्या हो गया, सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट प्रायोरिटी सी एसेक्सुअल की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, तो फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली यदि प्लेसमेंट अगर कोई पूछेगा तो क्या होगी, एसेक्सुअल। अब कंट्रोवर्सी व्हाटएवर इट इज, तो बेटा असं चलना एनसीईआरटी के हिसाब नाल ही है। कोई की कहता है वो अलग चीज़ है, एनसीईआरटी जो कह रही है अपन स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा। तो एनसीईआरटी च अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली प्लेस करिए इट मस्ट बी एसेक्सुअल। क्लियर है, तो पहले तो मेजर डिफरेंस आ गया एसेक्सुअल एंड सैक्सुअल, इनको तुम नोट कर सकते हो। अब देखो अब नोट्स है फर्स्ट पेज, यदि फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये थोड़ा जा अब जो तुम पढ़ोगे आप रीड कर सकते हो, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। अब ये जी मेन चीज़ है जो मैं इतने लिखा है कि डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आ गया ना इतने, विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इस पैरे को अगर को पढ़ोगे तो इतने यह चीज़ है, देखो वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, रिप्रोडक्शन। इन मैनी ऑर्गेनिज्म इन मैं बोल रहे हैं ध्यान से सुनो भी, इन मैनी ऑर्गेनिजम्स अर्ज डिजायर टू रिप्रोड्यूस कैन ओवरराइड अर्ज टू लिव। मतलब यह हो गया कुछ स्पीशीज इस तरह दी है जिन्हों के जो डिजायर है, अर्ज है कि रिप्रोडक्शन की, वो क्या हो जाता है कि भी वो डेथ का कारण बन जाती है। यह मतलब है, मैं तुम निचोड़ करता भी लाइन का मतलब कि वो डेथ का कारण बन जाती है। और इतने लिखा है कैन यू साइट एन एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? ऑब्वियस है तुम नहीं दे सकते क्योंकि सुनिया नहीं कभी लाइफ च। तो कैन यू साइट एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तो बहुत है लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं तुम दूंगा वो हनी बी है। हनी बी के केस क्या होता है कि जी जो फीमेल हनी बी तो मेल हनी बी जो कॉपुलेट करते हैं तो मेल हनी बी का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि वो ऑर्गन वो स्ट्रक्चर जिदे नाल मेल अपने गमीट्स फीमेल के ट्रांसफर करता है। आई रिपीट, कॉपुलेटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच मेल ट्रांसफर्स its gamete into female genital tract। genital tract मतलब क्या हो गया, पाथ। तो उन कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो जो कॉपुलेशन होती है हनी बी के केस च तो मेल और कॉपुलेटरी ऑर्गन इज टॉर्न मतलब रप्चर हो जाता है, टुट जाता है कदों, कॉपुलेशन के दौरान, और मेल हनी बी की डेथ हो जाती है, फिर भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखो ये नेचर है, ये नेचर है कि भी हनी बी में शायद उसकी अवेयरनेस नहीं है कि भी मेल और फीमेल कॉपुलेट करेंगे, मेल की क्या रहेगी, डेथ। इस तरह ही एक एग्जाम्पल है विडो स्पाइडर, इन्हों नोट करने की जरूरत नहीं है, हनी बी की एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। फिर भी गल होर अच्छे तरीके से समझा दी कि विडो स्पाइडर के केस क्या होता है। देखो नाम की विडो, विधवा,
तो विडो स्पाइडर के केस क्या होता है कि मेल और फीमेल कॉपुलेट करते और फीमेल मेल ਨੂੰ मार देती है। अब फीमेल ने मेल ਨੂੰ किल करता तो फिर वो विडो होगी। अगर आप अपने हिसाब में चलिए कि भी जो किसी का हसबैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो लगभग वही चीज़ हुई। तो अगेन कि भी फेयर और रिप्रोड्यूस करते ही है, तो डिजायर ऑफ रिप्रोडक्शन फाइनली लीड्स टू डेथ। तो ए इस क्वेश्चन जो इतने लिखा गया इतने कोई एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल बेटा क्लियर करती है। अब जो है तुम सारा पढ़ोगे तो देखोगे जी मेन कितनी टाइप्स हो गई, 2 ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सामने दसता है। डिफरेंस में इतने हाईलाइट करते हैं, मैं वैसे ही लिखते हैं जी। अब एक टेबल बनया है, टेबल। अब अगर तुम ये टेबल में देखोगे तो टेबल दे विच मैं हुण एक एक करके टेबल बोलांगा। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 टाइप्स हो गई, ठीक है बेटा। ए सेक्सुअल को डिवाइड किया है फिशन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है जी। फिशन, बडिंग, प्लाज्मोटोमी, फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल होने छड़ देने। फिशन, फिशन का मतलब हो गया जो एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 तो ज़्यादा च डिवाइड होता है। देखो मैं की बोलिया, आई रिपीट बेटा, डेफिनेशन सारिया, क्योंकि आप कई बार इम्पेशेंट हो जाने कि भाई पता नहीं जो बोल रहे हैं कितने लिखा है, नेक्स्ट पेज दिखा रहे हैं भी, नेक्स्ट पेज पे सब कुछ लिखा है, ठीक है ना, समझिए इनू। और अगर कोई चीज़ नहीं भी क्लीयर होएगी तो तुम मैनू पूछ सकते हो। जिमें मैनू व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा सी, हालांकि मैं बोलिया भी सी कि भाई एपीनेफ्रिन, तो एपीनेफ्रिन मैं एक बार फिर बता देना, एपीनेफ्रिन दी नेचर जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है ना, पेप्टाइड नहीं है, लेकिन वो किस तरह बिहेव करता पाया, फास्ट एक्टिंग। थायरोक्सिन एक्सेप्शन सी हैगा, वो भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, सबको पता है, लेकिन वो स्टेरॉइड वर्तन कर रहा है। एक्सेप्शन हैगी है, लर्निंग हैगी है, इन्हें याद कर, ठीक है। तो वापस में इतने आ रहे हैं। तो फिशन का मैं मतलब दस पाया सी कि फिशन का मतलब होंगे 2 या 2 तो ज़्यादा च डिवाइड होना। इसे करके फिशन जी है 2 तरह की है, एक बाइनरी फिजन और दूसरी मल्टीपल फिजन। नाम तो क्लियर हो गया। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म 2 च डिवाइड हो रहा है बाइनरी, और अगर 2 तो ज़्यादा च हो रहा है मल्टीपल फिजन। अब डेफिनेशन तुम नोट्स से देख लेना, बड़ी सिंपल है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन अगों बेटा 4 तरह की है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब हो गया जिमें एग्जाम्पल ये अमीबा है। अब अमीबा की क्या शेप होती है, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, और जो ये 2 च डिवाइड होएगा, दिस इज अमीबा, जो ये 2 च डिवाइड होएगा, ठीक है ना, तो कोई फिक्स्ड पैटर्न जरा है वो नहीं होएगा। मतलब जिवें 2 च डिवाइड होया तो क्या कोई फिक्स्ड प्लेन है, इस तरह होएगा, नो नो, देयर इज नो फिक्स। मतलब कभी इस तरह भी हो सकता है, कभी इस तरह भी, कभी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कहते हैं इरेगुलर। दूसरे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ अमीबा, ठीक है जी, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। अब दूसरा अगर अपन नेक्स्ट देखिए लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड क्या आ गया लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल से जो एग्जांपल देती हुई है यूग्लिना, तो ये देखो मैं रफली बना के दस रहा, मान लो यूग्लिना है, ठीक है जी, मैं हूँ रफली ज़्यादा नहीं बना रहा। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, अगर इस तरह डिवाइड हो जाए तो क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। अब पैरामीशियम है, वो इस तरह डिवाइड हो जाता है, इन्हें क्या कहते हैं ट्रांसफर। यह क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल, यह क्या हो गया ट्रांसवर्स। देखो इरेगुलर जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स ऐसा, और ऑब्लिक, ऑब्लिक पैटर्न, ठीक है। तो मेन चीज क्या होगी, एक ऑर्गेनिज्म कितने से डिवाइड हो रहा है 2, ठीक हो गया। अब अगर वो बिना किसी फिक्स पैटर्न तो हो रहा है इरेगुलर, इस तरह हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल लाइक दिस, इस तरह हो रहा है ट्रांसफर, ऑब्लिक, क्लियर। मल्टीपल, एक ऑर्गेनिज्म 2 तो ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, उनका कहते हैं मल्टीपल। अब यदि एग्जांपल भी अमीबा है, पहले मैं ड्रॉ कर लेना फिर मैं तुम समझाना। तो अब पहले
समझिए इनू अमीबा एग्जाम्पल होगी। दो केसेस हो गए, अगर कंडीशंस फेवरेबल है और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है। मेरे को बेटा बोर्ड से थोड़ा छोटा बोर्ड है, इस करके थोड़ा तुसी तरीके से नोट कर लेना। पहले यह चीज़ होगी ना, मैंने हटा देना है। तो इफ़ कंडीशंस आर अनफेवरेबल, इफ़ कंडीशंस आर फेवरेबल। अगर फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब इतने हो गया कि भी जो कंडीशन अमीबा को सूट कर रही है, तो उस दौरान बाइनरी फिजन जो आप जस्ट पढ़े है। और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है तो मल्टीपल फिजन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अमीबा के केस च कंडीशंस फेवरेबल है तो रिप्रोडक्शन का मोड फिजन ही है, लेकिन दो च डिवाइड होएगा। और अगर अनफेवरेबल है तो काफ़ी च डिवाइड होएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है कि भी एक माहौल खराब है, उतों माहौल खराब का मतलब अमीबा के केस माहौल खराब है, तो मतलब एक माहौल खराब है और एक ज़्यादा च डिवाइड हो रहा है। उन्हें क्लियर देखो कैसे दिस इज अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अब जगह नहीं सी मैं इतने करता है, ठीक है ना। तो अब अनफेवरेबल कंडीशन च अमीबा विड्रॉ स्यूडोपोडिया, अमीबा ने स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर ले और एदे अराउंड क्या बन गई एक सिस्ट। तुसी बॉटनी च पढ़ते हो, अनफेवरेबल कंडीशन तो एक कवरिंग ही बचा सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब एज सिस्ट है, दिस इज 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, याद करना पड़ेगा। 3 लेयर बनाया एक है, बट अगर इनको एनाटॉमिकली डिटेल्स चाहिए तो 3 लेयर, तो दिस इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। तो 3 लेयर हार्ड कवरिंग है जिनको आप क्या करने हैं, सिस्ट वॉल। तो फिनोमिनन हो गया सिस्ट वॉल फॉर्मेशन या एनसिस्टेशन। यह टर्म तुहानू एनसीईआरटी में मिलेगी, एनसिस्टेशन, तुसी बॉटनी ऑलरेडी पढ़ी हुई है टर्म। अब यह सिचुएशन आ गई। अब जो सिस्ट वॉल बन गई तो इस दौरान मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब हो गया मैनी माइटोसिस, किथे विद इन द सिस्ट वॉल। देखा ना कि अनफेवरेबल कंडीशन च मल्टीपल फिजन क्यों है, क्योंकि अंदर ही अंदर डिवाइड करी जा रही है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक तो अनेक हो गए। अब कंडीशंस क्या आई, फेवरेबल। अब फेवरेबल च सिस्ट वॉल ब्रेक्स या बस्ट आउट, ठीक हो गया ना। अब ये जो ब्रेक या बस्ट आउट हुई तो बाहर कौन निकले, ये छोटे छोटे अमीबा के बच्चे। वैसे इन्होंने अमीब्यूल्स कहते हैं, एनसीईआरटी ने सिंपली उन्होंने अमीबा भी किया नंबर 1, और इन्होंने स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक अमीबा वर्ड यूज किया, एक स्यूडो, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने कैजुअली इन्होंने अमीबा कहा। अब क्योंकि अगो ग्रो करेंगे तो टिपिकल अमीबा ही बनेंगे, तो अब मल्टीपल फिजन हुई। इतने बेशक नाल क्यों, क्योंकि बहुत थे लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। इतने सिर्फ समझाने लिखा कि केस क्या हो गया, मल्टीपल फिजन। अब इस फिनोमिनन को क्या कह देने हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखना, स्पोरुलेशन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। तो अब जो कंडीशन अनफेवरेबल सी तो मल्टीपल फिजन, और जो कंडीशन फेवरेबल सी उदो बाइनरी फिजन। क्लियर है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, इन नोट कर लो। नेक्स्ट बडिंग। तो बडिंग दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दो तरह की, एक्सटर्नल इंटरनल, एक एक करके समझते हैं। एक्सटर्नल बडिंग दी दो एग्जांपल लिखी हैं, हाइड्रा एंड साइकन या स्पॉन्ज का। अब देखो एज में एक एग्जांपल दे तौर पे हाइड्रा ड्रॉ होता है, बेटा रफ डायग्राम है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस केस च क्या है, हाइड्रा के केस च एक वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, वेजिटेबल ना लिख लेना बेटा, वेजिटेटिव, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, जिन्हें बॉटनी लिख पढ़ते हो, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिन्हों आप क्या नेम देता बट। तो पहली डायग्राम होगी, दूसरी अब एरोवल मेरे को जगह नहीं सी बेटा, तो तुम सीक्वेंस बना सकते हो। थर्ड डायग्राम च बड थोड़ा ग्रो होया, और फाइनली देखो बड गेट डिटैच्ड, लिखता गया गेट डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट, गेट डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट। तो ये पहली डायग्राम होगी, ये दूसरी डायग्राम होगी,
ये तीसरी डायग्राम होगी पर है चौथी डायग्राम सीक्वेंस अपनी नॉलेज की क्लास। इस केस च बड डिटैच हो गया एक्सटर्नल क्योंकि बाहर में ग्रोथ है और डिटैच हो गया। तो हाइड्रा के केस च इट गैट डिटैच। बेटा नोट्स च डिस्क्रिप्शन इज देयर, ठीक है। डायग्राम तुसीं बना लोगे तुहानूं बेनीफिट होएगा भी नोट्स पढ़ने की भी नहीं जरूरत पेगी। साइकिल के केस च और एक होर भी बेनीफिट है कि सीधी डायग्राम देख के एग्जाम्पल याद आ जाती है, ये तुहानूं एंड च फायदा देगी, ठीक है, तो बना लेनी चाहिए। तो साइकिल के केस च मैं रफ डायग्राम बनाती है थे, बट रमेन्स अटैच्ड विद पेरेंट बॉडी। मैं एक नहीं बट बनाया, इतने कई बर्ड्स बनाए, ठीक है ना। तो फिर देखो कॉलोनी बन गई ना, तो दिस इज अ कॉलोनी। तो ये केस बट रिमेन्स अटैच्ड। अब ये एग्जाम्पल के केस डायग्रामेटिकली दसता तुहानूं डायग्राम बनाने का बेनीफिट क्या होएगा कि सिंपली जिस तरह कॉपी पेज पलटाओगे डायग्राम दिखेगी, एग्जाम्पल अपील कर देगी। तो विड करके दो एग्जाम्पल हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल बडिंग। एक बड रिमेन बड गेट डिटैच्ड फाइनली फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एक बड रिमेन अटैच्ड, ठीक है। अब गल करांगे इंटरनल बडिंग, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करो। तो नेक्स्ट इज इंटरनल बडिंग। तो इंटरनल बडिंग की जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज स्पॉन्जिला। अब तुम समझ के होगे मैं बड़ा करके क्यों लिखा है। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ करवाया सी स्पॉन्जेस आर पॉलीफेरा आर मोस्टली, क्या वर्ड सी, मोस्टली क्या, मरीन, मोस्टली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं, जिवें एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब होता है जिन्ने भी मैंबर उस ग्रुप के होंगे हैं वो सारे मरीन होंगे हैं। तो इत्थे क्या लिखा है वर्ड मोस्टली मरीन, किहदे केस बोलिया गया, किहदे, पॉलीफेरा के केस। वाई मोस्टली मरीन, क्यों, क्योंकि देयर इज वन बेस्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस होर भी बड़ी हैं पर साडे सिलेबस में वन बेस्ट एक्सेप्शन है दैट इज स्पॉन्जिला, फ्रैश वाटर स्पॉन्ज। जिहड़े पॉलीफेरा है दे आर मोस्टली मरीन, मोस्टली ऑल नहीं। तो फ्रैश वाटर स्पॉन्ज is one of the best exception जिसका zoological name है स्पॉन्जिला। अब ये जम्यूल फॉर्मेशन, ये मैं डायग्राम थोड़ा जिहा दसांगा। ये इंटरनल बडिंग देखो भी सारे जने ध्यान दो इधर, देखो दोबारा देखो, अंदर में ग्रोथ लाइक ऐसा अंदर में ग्रोथ है। तो इनको पर क्या कहता है इंटरनल बडिंग। सो दिस इज इंटरनल बडिंग। अब इंटरनल बडिंग होगी, जो फाइनल डायग्राम बननी है, बेसिकली डायग्राम है बननी है, हमें सिखाई है कि किस तरह बडिंग होती है। बेटा ये सिखाया जा रहा है, ये देखो ना, नवा बन जाएगा, नवा बन जाएगा, ये प्रोसेस चलते चलते फाइनली ये बन जाएगा। वी नीड दिस। पेज नंबर 6 एनसीईआरटी जिन्होंने खरीद ली हुई है चेक कर सकते, पेज नंबर 6 एनसीईआरटी चंगी होगी। तो अब ये कवरिंग होगी और ब्लू कलर का क्या बनाया स्पिक्यूल्स। अब देखो +1 की एनसीईआरटी पिछला याद रखना बहुत जरूरी है, नाल रिवीजन चलती रहेगी। क्लास च भी यही चलनी सी, बस थोड़ा जहा पूछना सी, इतने पूछा नहीं जा रहा, सिर्फ दसे जा रहे, तो बचा हो गया, वन वे ट्रैफिक है। तो स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो बिल्कुल जिवें मैं इस तरह लिखा कॉपी च इस तरह नोट करो, क्लास भी इस तरह ही नोट बनाने सी, कोई फर्क नहीं है बेटा, सिर्फ एक डिफरेंस रह गया कि भाई इंट्रैक्शन नहीं है, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम। तो स्पॉन्जेस जिहड़े है उन्होंने विच स्केलेटन या पॉलीफेरा भी कह सकते हो, पॉलीफेरा फाइलम है ना बेटा, क्या हो गया स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर नंबर। अब ये बनाता प्रॉपर डायग्राम, बडिंग के बाद ये लेयर्स हो गई, स्पिक्यूल्स हो गए, इन्होंने क्या कहते हैं आर्कियोसाइट्स, दीज आर स्टेम सेल्स। मतलब इतों फर्दर होर पॉलीफेरा बनने, किहड़े पॉलीफेरा, स्पॉन्जिला। अब यह छोटा जिहा छेद है जिन्होंने कहते हैं माइक्रोपाइल। जो कंडीशंस फेवरेबल होंगियां, when conditions are favorable, ए माइक्रोपाइल चों ए बाहर आएंगे, कौन बाहर आएंगे, आर्कियोसाइट्स। कंडीशन फेवरेबल नहीं है, बाहर है, और जिथे जाके माइक्रोपाइल सेटल होंगे उत्थे नवा स्पॉन्जिला। क्लियर है, इस तो ज़्यादा डिटेल सिलेबस नहीं है, तो जाके नवा स्पॉन्जिला जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, डायग्राम की लेबलिंग करती हुई है मैं।
अब एक चीज़ ਇਹ प्लस टू की एनसीईआरटी है ਹੁਣ फिर वही चीज़ देखो एनसीईआरटी +1 एज इट इज लाइन स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस asexually by हाले फ्रेगमेंटेशन बेटा मैं करवाना है गलत नहीं है सही है लेकिन बडिंग भी होती है ये प्लस टू की एनसीईआरटी में मिलेगा लेकिन एनसीईआरटी लाइन +1 की में लिखी है asexually by fragmentation and sexually by gamete formation मतलब अगर मीट से लाइन एज इट इज आ जाए तो ट्रू है कि फॉल्स है ऑब्वियस है ट्रू है क्योंकि इतने तुम गड़बड़ की कर सकते हो कि भाई बच्चे ने सोचना कि यार मैं तो बडिंग पढ़िया सी वो भी ठीक है लाइन ये भी लाइन ठीक है अगर एज इट इज लाइन आती है तो यदा मतलब उस एग्जामिनर ने ये लाइन +1 की एनसीईआरटी तो पिक की है देखो बेटा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी ही पैनी है ठीक है ना तो यदा मतलब यह हो गया कि ये लाइन कितों पिक हुई है ये लाइन पिक हुई है +1 की एनसीईआरटी और अगर यह डायग्राम बनाई हुई है क्या रिप्रेजेंट कर रही है जम्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रही है जम्यूल ठीक है ना और क्या चीज़ होती है इंटरनल बडिंग और यदि एग्जांपल क्या है स्पॉन्जिला ठीक है जी क्लियर क्योंकि इंटरनल बडिंग जो है ना स्पॉन्जिला तो अलावा और किसी पॉलीफेरा च होंदी नहीं है और क्योंकि ये लाइन जनरल बोली गई है स्पॉन्जिस लिए इस करके इतने लाइन बिल्कुल ठीक है अब क्योंकि ये स्पेशल केस है स्पॉन्जिला तो इस करके वो भी लाइन ठीक है तो जनरल तो यही लाइन ठीक बनेगी ये तो वन ऑफ द एग्जांपल है इस तो अलावा इंटरनल बडिंग की पॉलीफेरा च एग्जांपल नहीं हैगी क्लियर है ये भी गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है ये जनरल है ये रिप्रेजेंट कर रही है पूरे फाइलम नो और ये रिप्रेजेंट कर रही है एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल नो ठीक है ना ये गलत है और ना ये गलत है जम्यूल के केस च तुहानू क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए कि स्पॉन्जिला का एक स्पेशल केस है ठीक है बेटा ड्रॉ कर नेक्स्ट आ गया प्लाज्मोटोमी तो प्लाज्मोटोमी के विच की है एक बेस्ट एग्जांपल है ओपेलिना ओपेलिना इज ओनली मल्टी न्यूक्लिएट सिलिएट ताकि नॉलेज ली जिन्होंने पता वेल एंड गुड सिलिएट्स क्या होंगे हैं प्रोटोजोन और सिलिएट मोस्टली क्या होंगे हैं बाई न्यूक्लिएट दो न्यूक्लियस वाले लेकिन इकला इस तरह का सिलिएट है जिस अनेक न्यूक्लियाई है न्यूक्लियाई क्योंकि प्लूरल क्लियर है जी कला इस तरह का जिस अनेक मैनी न्यूक्लियाई है लेकिन ज़्यादातर सिलिएट को कितने होंगे बाई जो बाकी बच गए थे और सिलिएट की कैटेगरी से जाते प्रोटोजोन प्रोटिस्ट ठीक है ना प्रोटोजोन्स कह लो या प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कह लो अब साइटोकाइनेसिस देखो नॉर्मली क्या होता है सेल डिवीजन से सबने पढ़ा है पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस नॉर्मली यह होता है माइटोसिस नॉर्मली यह होता है कि फर्स्ट सेकंड लेकिन इतने क्या है उल्टा हो गया पहले क्या होगी साइटोकाइनेसिस और दूसरे नंबर पे क्या होगी कैरियोकाइनेसिस तो इस स्पेशल केस में क्या कहता प्लाज्मोटोमी पहले दो च डिवाइड होया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो गए अब कैरियोकाइनेसिस टू रीस्टोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो दिस स्पेशल केस इज कॉल्ड प्लाज्मोटोमी अगर पहले कैरियो बाद तो साइटो इंडी फिर तो माइटोसिस वाला केस लेना है इस करके इन्हें स्पेशलाइज्ड नेम दिता गया प्लाज्मोटोमी तो इन्हें भी नोट करो बेटा